अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, तारीख़ में कुछ ऐसे वक्त आते हैं, मोड़ आते हैं जहां पे हम अपनी मुल्क की सिमत बदल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है वहाँ पे खुल के इस बात का इतराफ़ हुआ है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत करता है। और आज एक सीनियर जज ने ये सवाल किया कि हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम अपना सर जो है वो रेत में दबाए बैठे रहेंगे और ये जो लंबी रात है मुदाखलत की, इसके ऊपर दरवाज़ा कब बंद करेंगे। आज ये सवाल भी किए गए और ये भी पूछा गया कि क्या वक्त नहीं आ गया कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जाए ताकि जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से मुदाखलत होती रही है अदालती मामलात के अंदर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आज सो मोटो केस में जो जजेस ने लेटर लिखा है उस हवाले से जो समाअत हुई उसके अंदर जो 7 रुकनी बेंच है उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए, आइए आपको दिखाते हैं। Who is being accused? The executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? The executive will investigate its own self? No, sir. Let us not get into this. Let me respond to this. And Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance, and that is what has made the constitution unworkable. देखिए, सदर साहब सबको पता है, सदर साहब, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my... It may be happening, which nobody is disclosing. That's another thing. For that, I cannot be held responsible or accountable. Things have been happening, and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। तो हमें ये करना जरूरी है और फर्ज है हमारा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है, which ensures कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो कोई। और वो मांग भी ये रहे हैं और वैसे भी कि एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, और फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। तीनों टीयर्स को कुछ तरीकाकार वाजे करना पड़ेगा इन प्रोसीडिंग्स में। और मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that हम इसको plug करें through a system। और इस नजरिए के हिसाब से कि अगर इस तरफ हमने चलना है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हम इधर बना के एक कोड बना के क्लियर करें, उसके सिलसिले में आप कुछ हमें रिकमेंडेशंस दें, कुछ हमारे अपने आइडियाज हैं, आप भी हमें बताएं कि उस कोड को कैसे ले डाउन करें कि ये चीज फॉर नाउ एंड फॉर एवर वी क्लोज दिस चैप्टर। एक रेफरेंस आया था जो कि खारिज भी हुआ, बल्कि उस वक्त के चीफ प्राइम मिनिस्टर ने ये एडमिट किया कि यस वो गलती थी, मुझसे करवाई गई थी। उसके बारे में आपने क्या किया? वो गलती मालूम की कि किसने की थी और क्यों की थी? Was it not an interference in the affairs of the court? ठीक था सर, वो तो सीधी अब सारी दुनिया को पता है, वो एक जजमेंट की वजह से हुआ। क्या एक्शन लिया आपने? उस फैजाबाद धरना की जजमेंट क्या एक्शन लिया? एक्शन लेना है, करना होगा कि आज के बाद स्टॉप कर दें, आगे चलें कि आगे कुछ ना हो। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे जस्टिस अतर मिनिल्ला को, जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस मंदोखेल को और फिर अटॉर्नी जनरल साहब को।
और उन सब ने ये सवाल उठाया है कि अब कैसा मैकेनिज्म लाया जाए कि मुदाखलत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। और यही हमारा आज का सवाल है कि क्या हम अपनी मुल्क की सिमत को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। हमने सीनियर वकीलों के पैनल को दावत दी है, हमारे साथ हैं इस वक्त सीनियर वकील और जजेस की तैनाती के आईनी फोरम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन अख्तर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आज़ाद साहब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर आफ्ताब आलम साहब। सबसे पहले आपकी जानिब अख्तर हुसैन साहब, आप इन मामलात को अच्छी तरीके से देखते रहे हैं, उस कमेटी के रुकन हैं जो जजेस की तैनाती और रूल्स को देखती है। आज जो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में बात कही है, कभी हम इस मोमेंट में आए हैं, हिस्ट्री के इस मोमेंट में आके इधर खड़े हुए हैं, और क्या ये मामला जो है ये वाकई में कोई मैकेनिज्म बनेगा और मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी या झाग की तरह उठेगा और फिर बैठ जाएगा? थैंक यू नीज़े बीबी आपका, और कि आपने इस प्रोग्राम में लिया है और इंतहाई अहम है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो कलेक्टिवली ये एक लेटर लिखा है, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी इस मुल्क के सिस्टम को बदलने की कोशिश की तरफ जो है वो उन्होंने मुतवज्जो किया है पूरी कौम को, और ना सिर्फ जुडिशरी को बल्कि इस मुल्क के अवाम को और इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो भी इस मुल्क के करता धरता है उनको। आप देखें, इंटरवेंशन तो हमारे जुडिशल प्रोसेस के अंदर, जैसे कि हमारे जो है वो जज साहिबान ने भी इसकी तरफ जो है वो कहा है कि लोअर जुडिशरी में भी है, हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी है, और ये होती रही है। और ये कलेक्टिवली उठाने का आज जो मसला आया है, इसमें ना सिर्फ जुडिशरी के अंदर इंटरवेंशन का मसला है, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इंटरवेंशन का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मसला है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर का भी है और आप हमारी इकनॉमिक्स में भी है, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो हर चीज़ को वो शायद चला सकते हैं और चला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारे ये जो हमारे बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को तो उठा रहे हैं कि भाई जो 6 जजेस ने लेटर लिखा उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। मैं समझता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सबसे इस वक्त एक कलेक्टिव विजडम डेवलप करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई और उसके तहत जो फैसले हुए उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की और उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई। तो ये तो जुडिशरी की तरफ से तो हो रहा है। मेरा सवाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से है। जब तक हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां इस मसले को नहीं उठाती हैं कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंटरवेंशन हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, हमारे मुल्क के इलेक्शंस के अंदर, हमारी मुल्क की इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर हो रही है, और जब तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में नहीं रहते, ये सवाल आपने जो उठाया है वो बुनियादी सवाल है हमारी सोसाइटी के बदलने का। आज वो स्टेज आ गई है। मैं समझता हूं कि जब तक हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली और पॉलिटिकल लीडरशिप बेसिकली इस सवाल को नहीं उठाती है, उस वक्त तक अब सिर्फ जुडिशरी के लेवल पर भी अगर हम करेंगे, करना चाहिए, मैं समझता हूं कि स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और इसकी तरफ हमें फाइनली जैसे कोर्ट ने कहा है उस तरफ जाना है और बार काउंसिल्स को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन बुनियादी तौर पर पूरे सिस्टम के अंदर चेंज की बात है। मेरा ख्याल यह है कि उस तरफ हमें जो है सवाल को उठाना चाहिए। जी यासीन आज़ाद साहब, आपने अख्तर हुसैन साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि अकेले जो जुडिशरी है ये सवाल नहीं उठा सकती और अकेली जो सिमत है इस मुल्क की नहीं बदल सकती। आज सियासतदानों को भी कुछ बोलना होगा, ये इतराफ करना होगा और ये ओनस अपने ऊपर भी लेना होगा कि इस मामले को एड्रेस करें कि जो एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत रही है, चाहे वो जुडिशरी में हो या पार्लियामान में हो, उसका खात्मा होगा। मगर क्या ये शुरुआत जो है ये मुस्बत है जो आज चीफ जस्टिस साहब और उनके दीगर जो 7 रुकनी बेंच ने की है वो मुस्बत है? देखें, अख्तर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो हमारा 1973 का आइन है उसमें हमारे इदारों की हदूद का तयन किया गया और हर इदारे के जो है ना लिमिटेशन मुकर्रर की गई कि हर इदारे ने अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि
हमारे जितने भी इदारे, आईनी इदारे हैं, वक्तन फक्तन एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं। मेरे नजदीक जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हुई, तो सदर जिलानी साहब का जो मामला था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका नाम पेश किया कमीशन के लिए। और आपने ये देखा होगा कि आज कोर्ट के अंदर ये बात भी आई कि 300 वकला ने एक लेटर लिखा था जिसपे लोगों के दस्तखत ही नहीं थे। ये चीजें अपनी जगह पे हैं। हम अदलिया की आजादी पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अदलिया आजाद हो। हमने अदलिया की आजादी के लिए वक्तन फक्तन कुर्बानियां भी दी। क्या हमारी अदलिया के लिए तैयार है या नहीं है, ये पॉइंट मेरे नजदीक है। अब 6 जज साहिबान में से जब माजी में शौकत सिद्दीकी का मामला आया तो उन्होंने नाम लिया एक इदारे के हेड का। तो क्या उस इदारे के हेड के खिलाफ आए दिन तक हमारी किसी भी अदालत ने कोई कानूनी कार्रवाई की? मैं ये कहता हूँ कि ये बात, अच्छा, ये आपने अहम सवाल किया यासीन आजाद साहब, ये अहम सवाल आपने किया। मुझे इसको आगे लेके चलने दें क्योंकि आबिद जुबैरी साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आबिद जुबैरी साहब, जिस तरह यासीन आजाद साहब ने कहा, ये माजी में हो चुका है। शौकत सिद्दीकी ने तो नाम भी लिया था, मगर क्या हुआ, मामला आगे बढ़ नहीं सका। अब सवाल ये उठता है कि तहकीकात कौन करेगा इस मामले की? तहकीकात करने वाले इदारे, क्या उनमें इतनी सख्त है कि वो एग्जीक्यूटिव की तहकीकात कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़। देखिए, आपको याद होगा अजहर खान का भी केस हुआ था जिसके अंदर सारी बातें बताई गई थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या एग्जीक्यूटिव किस तरह से इंटरफेरेंस करती है। तो वो अगर वो जजमेंट में सब इम्प्लीमेंट हो जाता और जो बातें सामने आई थी, हो सकता है आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। लेकिन देखिए, जो बात यहाँ हो रही है वो ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब के साथ ठीक है, उन्होंने पॉइंट करके किया, अभी उसका फैसला आया, मैंने देखा है, आपने देखा है। और यही बात जस्टिस अतर मिन्नल्ला आज कह रहे थे, जो आपने एक शॉर्ट, मैंने सुनी, पूरी नहीं सुनी, जो अभी आपने कहा, वो यही कह रहे थे, अगर ये बात है तो 2018 में जो हुआ था जी जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, कि उसको भी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग उसमें इन्वॉल्व मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो यही कह रहे थे। जिसपे एक और आपने शॉर्ट सुना जिसमें कह रहे थे कि उनकी वॉच में नहीं हुआ, तो ये पुरानी बातें हैं सारी इस तरह। तो मैं समझता हूं कि किसी जमाने में हुआ, लेकिन इस वक्त जुडिशरी, आप पिछली जो चीजें हुई हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तसलसल से हो रहा है। और बात आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जो आपने शॉर्ट सुनाया अभी, वो बिल्कुल सही कर रहे थे। सवाल यही है ना आबिद साहब कि फिर ये तहकीक किसकी कौन करेगा? जी, मैं ये बात कर रहा हूँ, तहकीक मेरा व्यू ये है कि आप एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव की तहकीक तो नहीं करा सकते, मेरा ये सिंपल बात है कि वो नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद करे। उसमें देखिए, उसमें वो खुद या तो कमीशन बनाए, या खुद सुप्रीम कोर्ट 184(3) में कोई कदगन नहीं है आईन और कानून के तहत कि वो खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन बैठ के वहां एविडेंस नहीं कॉल कर सकती इन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर वो उनके पास कोई do they have the capacity to do it? आप वकील हैं, does the Supreme Court have the capacity to investigate the case? Is it an investigating body? Why not? आप एविडेंस आती है उनके सामने, एविडेंस रखी जाएगी, हो सकता है वो देखे। आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जो किसी एक जज की मिसकॉन्डक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके सामने भी तो शहादतें आती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ही होता है ना, वो कोई एग्जीक्यूटिव तो नहीं कर रही होती। तो क्योंकि देखिए ना, तो ये सारी चीज आपने देखा केसेस, रिसेंटली भी केस देखा, पहले भी केसेस में हुआ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद ही एविडेंस रिकॉर्ड करती है। उसमें ये सीनियर चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस, 3 जी। तो मेरा व्यू ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनको दोबारा इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भेजा या JIT बनाई जिसमें इनके लोग शामिल हैं, तो वो अपने खिलाफ क्या रिपोर्ट देंगे? तो ऐसा होगा जैसे अपील फ्रॉम जाहिर है अपने खिलाफ तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आफ्ताब आलम साहब, आपसे ये सवाल, चूंकि आप PTI को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना देंगे जब 29 को फिर से समाअत होगी, मगर जिस तरह के आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं कि खुद ही जजेस को इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करनी चाहिए इस मामले की, एग्जीक्यूटिव को अब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, आपकी भी यही एक मांग होगी? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल भी हमारे CM साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस रिलीज में, तो हमारी भी यही यूनानिमस एक रेजोल्यूशन 2-3 पास हुए थे जिसमें ये तकरीबन जजेस का जो लेटर है इसके हवाले से भी बहुत था कि इस पे हम फुल कोर्ट हेयरिंग और ओपन हेयरिंग की डिमांड करते हैं। बिल्कुल ये इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। इदारों में मुख्तलिफ अदवार में इंटरफेरेंस हो रही है,
जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, रिसेंटली हमारा इलेक्शन कमीशन ने एक ये रिजर्व सीट के हवाले से जो डिसीजन दी है, तो बदकिस्मती से हमारे हाई कोर्ट ने भी उनको अपहेल्ड किया और अब हम CPLA में सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। आया मैं सवाल करता हूँ कि ये जो अभी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दी है रिजर्व सीट के हवाले से, ये कोई इंसाफ का तकाजा था? आपने एक पार्टी को जिसके या मुदाखलत थी में जो या मुदाखलत थी, आप ये पूछ रहे हैं, या मुदाखलत के नतीजे में थी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ये भी इंटरफियरेंस है। आप पार्लियामेंट के उसमें आप मुदाखलत नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही आपके ठीक है इंटरप्रिटेशन, ठीक है सर, आपकी बात जो है वाजे हो गई। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने एक अहम सवाल भी उठा दिया कि क्या पार्लियामान के मामलात के अंदर अदालत को मुदाखलत करनी चाहिए। ये एक अहम इशू है, मगर ये एक सेपरेट इशू है। हम वापस उसी इशू पे जाते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। ये जो 7 रुकनी बेंच है, जिस तरह के आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि ये खुद अपनी तफ्तीश कर सकते हैं, क्या अख्तर हुसैन साहब, यासीन आज़ाद साहब भी ये समझते हैं कि वो इस मामले की तफ्तीश करने की कैपेसिटी रखती है सुप्रीम कोर्ट? ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तारीख के एक बहुत अहम मोड़ के ऊपर हम खड़े हुए हैं, जहां पे ये सवाल किया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत अदालती फैसलों में और अदालती कार्रवाइयों में कैसे ख़त्म हो सकती है। अख्तर हुसैन साहब, आबिद जुबैरी साहब ने ब्रेक से पहले ये कह दिया कि ये जो 7 रुकनी बेंच है, इसी को मुदाखलत के मामले के ऊपर तफ्तीश खुद ही कर लेनी चाहिए। ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कैपेसिटी रखती है कि वो खुद ही तफ्तीश कर ले? और फिर अगर खुद तफ्तीश करेगी तो उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 184(3) में तो शायद उस तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस है, एलिगेशंस की, वो ना कर सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अपने सिटिंग जजेस की बुनियाद के ऊपर कमीशन कायम कर सकती है कि जो इस चीज़ की डिटेल से इन्वेस्टिगेट करे। जहाँ तक एलिगेशंस का ताल्लुक है लेटर में जो 6 जजों का है, लेकिन बुनियादी मसला मैं समझता हूँ इस लेटर के अंदर एलिगेशन से बहुत आगे का है। बुनियादी तौर पर जो है ये हर आदमी अब जो है वो शख्स एडमिट कर रहा है कि इंटरवेंशन फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुडिशरी के अंदर है और वो शुरू से है और वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक है। इस बात को तो असूली तौर पर कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है। जब ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जजों के लिए एक तो गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। दूसरी बात उसमें यह है कि जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ मसला जुडिशरी का या वकीलों के पॉइंट ऑफ व्यू का या कानूनी तौर पर नहीं है, मसला पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकली जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे मुल्क के अंदर इस मसले को नहीं उठाती हैं और इसको नहीं स्ट्रेस करती हैं उस इंटरवेंशन को रोकने के लिए जो हमारे पूरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस में मौजूद है, इलेक्शंस में मौजूद है, इकनॉमिक्स में मौजूद है। अब तो वो कहते हैं मुल्क की इकनॉमी भी हम चलाएंगे। तो क्या ये मुल्क इस तरह से चलेगा या ये बुनियादी फैसले करने के हैं इस मुल्क के लिए? मैं समझता हूं कि हमारे ये 6 जजेस ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि मुल्क के सामने ये सवाल उठा दिया है कि क्या आपने इस मुल्क को 76 साल के अंदर जिस तरह से चलाते रहे हैं इसी तरह से आपने इस मुल्क को चलाना है या इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाना है? जो जी, बहुत अहम सवाल आपने कहा कि जजेस ने रखा है अख्तर हुसैन साहब, मगर क्या सियासतदान इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? यासीन आजाद साहब, इस वक्त जो हुक्मरान जमात है, जी मेरा यही कहना है, मेरा सवाल सियासतदानों से है और मैं समझता हूं कि सियासतदानों से ये सवाल है, पॉलिटिकल पार्टी से सवाल है। हमारी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने तो ये 6 जजों का लेटर आने के बाद ही कह दिया कि एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई काम नहीं किया, उन्होंने तो डिनाई कर दिया। इस वजह से एग्जीक्यूटिव के लेवल पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये अहम बात आपने कही है कि उन्होंने पहले एक काबीना का फैसला था और उन्होंने ही कह दिया कि जी एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई फैसला जो है वो या मुदाखलत नहीं की, और 6 जजेस की जो एक लेटर है उसको उन्होंने एक तरीके से रद्द कर दिया। यासीन आजाद साहब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनको ऐसा करना चाहिए था, ये मुनासिब था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई और उन्होंने काबीना ने ये फैसला भी कर दिया था? देखिए, कैबिनेट ने जो फैसला किया है वो आप ये देख रहे हैं कि जिस दिन ये लेटर सुप्रीम कोर्ट को मिला तो फुल कोर्ट मीटिंग हुई और फुल कोर्ट मीटिंग में रात को कोई अलमिया जारी नहीं किया गया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर गया, इनके आपस में तफसीली मुलाकात हुई
आज की प्रोसीडिंग से मुझे ये पता चला कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम काजी फैज़ ईसा साहब ने सजेस्ट किया था, नंबर 1, और उन्होंने कहा था कि वो एक अच्छे जज हैं, उनको जो है ना इस कमीशन का हेड बनाया जाए। तो कमीशन जो बना है वो फेडरल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है बनाने की, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ वो। अब बाद में क्या हालात हुए जिसकी वजह से जो है 7 रुकनी बेंच बन गई, वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 184(3) में अपने साथियों के मशवरे से ये बात की है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, जैसे जो खुद हम कहते हैं कि 6 जजेस ने जो सीरियस एलिगेशन लगाया है उसमें किसी इदारे की तरफ उन्होंने इशारा किया ना कि ये इदारा है जो हमारे मामलात में मदाखलत करता है। अब उस इदारे के खिलाफ जब एलिगेशन का जुमला आप खुद बोलते हैं तो फिर उसको साबित करने के लिए आपको एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। तो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आगे किसी को अथराइज करना पड़ेगा जो जाके इन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करे, और एविडेंस कलेक्ट के बाद अगर ये नतीजा मिलता है कि फलां इदारा है जिस इदारे के लोगों ने इन मामलात में मदाखलत की और हमारे 6 जज साहिबान ने उनको खत लिखा, तो अगर वो इदारा इन्वॉल्व होता है तो फिर क्या आप इस पोजीशन में हैं कि उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यही तो सवाल है यासीन आजाद साहब, बात यही तो है कि वो कौन सा इदारा ऐसा होगा माफ करिएगा कि कौन सा अदारा ऐसा होगा जो जाके तफ्तीश करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। यही बात आपने जो की है बड़ी अहम है आबिद जुबैरी साहब, कि आपने कह दिया कि ठीक है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी तहकीक करती है, ये 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का भी तहकीक कर सकता है, मगर एविडेंस कौन रिकॉर्ड करेगा? और जो भी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, मज़ीद तफ्तीश करेगा या अदालत की मदद करेगा, क्या वो अदारा इस काबिल है कि वो एक अपने से बड़े अदारे को अकाउंटेबल ठहराए? देखिए, मैं एक बात आप गौर कीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी बेंच सुने इस केस को, वो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है 184(3) के तहत। उसमें कोई कदगन नहीं है किसी आर्टिकल 184(3) को, उसको आर्टिकल 187 के साथ पढ़ना होगा कि वो एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकती। अब ट्रायल भी, अगर कोई ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है कि ट्रायल कोर्ट होता है वो एविडेंस रिकॉर्ड करता है, क्या ट्रायल कोर्ट तहकीकात करता है? तहकीकात तो पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करती है ना। तो मतलब यहाँ लेकिन इल्ज़ाम उन्हीं एजेंसीज के ऊपर है। तो अब ये देखना है कि इस इशू को, इस मुद्दे को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। कौन या तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर सकती हैं, या कोई शहादतें रिकॉर्ड होनी है। शहादत तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। कोई पाबंदी है किसी रूल्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में या आइन के अंदर या कोई कानून के कहते सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकती एविडेंस? हाई कोर्ट भी पटिशन के अंदर देखिए, ये माइन्यूशिया में हम चले गए ना आबिद जुबैरी साहब। अब बात यह है कि इसके अंदर एक पॉलिटिकल गमशन है कि नहीं है, जिस तरह के बार बार हमें बताते हैं अख्तर हुसैन साहब, कहते हैं भाई जुडिशरी ने जो करना है वो कर लेंगे, मगर ये तो बताएं कि एग्जीक्यूटिव में अभी इतना मैदा है कि वो कह सके कि ठीक है जी अब हम जो मुदाखलत है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पॉइंट इज दैट कि वो उनके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म सादिर करेगी वो अंडर आर्टिकल 189 और 190 में बाइंडिंग होगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर वो कंटेम्प्ट में आ जाएंगे। यही होता है, अगर आप किसी ऑर्डर की हुक्म बदूली करते हैं तो आप यू एक्सपोज योरसेल्फ टू कंटेम्प्ट एंड अदर प्रोसीडिंग्स। तो अगर पॉइंट इज दैट कि अगर आप इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कि हाँ मदाखलत हुई है, इन जजों के साथ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और उनका इजाला इसी तरह हो सकता है, और ये एक इंस्टीट्यूशनल एक पॉलिसी है जिसके तहत ये हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशन एज अ सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट एज अ जुडिशल सिस्टम एज अ इंस्टीट्यूशन शुड कम एंड स्टैंड फॉर इटसेल्फ कि जी मैं ऊपर से लेके नीचे तक जो मेरा एक सिविल जज भी होगा मैं उसके लिए खड़ा हुआ, उसके काम में भी कोई मुदाखलत नहीं होगी किसी लेवल पे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, इंटेलिजेंस। आबिद जुबैरी साहब एक बात हमें समझाइए कि ये मामला जो आया, ये तो मुदाखलत कई अरसे से हो रही थी ना जजेस के मामलात के अंदर। ये तो जिस अख्तर हुसैन साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, यासीन आज़ाद सब कह रहे हैं कि जी मुदाखलत होती रही, तो अब क्यों ख़त लिखा गया? ये मामला तो ख़त्म भी हो सकता था अगर जो जज साहिबान हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंडिविजुअली कर अच्छा सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुनीज़ा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया।
देखिए वो जो जज बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल केसेस की बात ऐसा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ऐसी चीज हो रही है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए इस पे। और यही बात जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने भी अपने खत में कही कि ये मामला सिर्फ पर्सनल, देखिए अगर मैं कोर्ट में आके या आप आके कोई जज से बदतमीजी करें या हुक्म बदूली करें तो जज कंटेम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल वो कंटेम्प्ट कर सकते थे इंडिविजुअल जज। कुछ तो हुआ कि उन्होंने अब खत लिखा, ये तो मामला खत क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि ये चीजें हो रही हैं, हम आपके पास भी पहले आए, चीफ जस्टिस साहब कोई इसका अजाला नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको उन्होंने लिखा खत, 7 जजों ने लिखा, पूरे कोर्ट ने लिखा बेसिकली कि जी ये हो रहा है, आप इसमें कोई वो फुल कोर्ट बना सकते हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट फुल कोर्ट बना के नहीं कर सकता था, ये कर सकते थे चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि बेंच बनाने का इख्तियार वहां चीफ जस्टिस साहब को है, वो बुला के कर लेते कि जी उनके जब खत लिखा गया तो उस खत पे कर लेते, क्योंकि हाई कोर्ट के पास सो मोटो पावर नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो उसको उस लेवल पे कर सकते थे। एक आया कि जी उन्होंने कहा मैं उनसे बात कर लूंगा किसी डीजी से, वो नहीं करेंगे आइंदा, उन्होंने मुझसे कह दिया आइंदा नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी होती रही। ये बातें करने से नहीं होता, ये इस पे देखिए आप बिल्कुल उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने खत में कहा कि जी अब कोड ऑफ कंडक्ट में कोई अमेंडमेंट कर दें कि इस तरह की बात हो तो हम इंडिविजुअली क्या करें, उसमें हम कंटेम्प्ट भी करेंगे लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कन्वेंशन करें ताकि आपकी बात समझ गई। अच्छा, ये कन्वेंशन की जो बात आपने कही है ना, ये बड़ी अहम है। अख्तर हुसैन साहब भी बैठे हुए, यासीन आज़ाद साहब। अब अख्तर हुसैन साहब ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस सवाल का जवाब नहीं देंगी कि क्या मुदाखलत एग्जीक्यूटिव की ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा। और यही बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त क्या सियासी जमातें इस मूड में हैं, और अगर मूड में है तो क्या यकजा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या बार्स जो है हमारे वकला हजरात जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कहते हैं अपने आप को कस्टोडियंस ऑफ द लॉ, ये कहाँ खड़े होंगे, ये बड़ा अहम होगा। इसके पर हम सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अख्तर हुसैन साहब ब्रेक से पहले आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि देखिए एक वकला कन्वेंशन भी होनी चाहिए ताकि ये जो आज मामला खड़ा हुआ है और ये सवाल किया जा रहा है कि कैसे हमने एग्जीक्यूटिव जो मुदाखलत करती है जुडिशल मामलात पे, उस पर हमने कैसे दरवाज़ा बंद करना है, उसके ऊपर वकला को भी अपना कन्वेंशन करना चाहिए, उनको भी अपनी सिमत का तयन करना चाहिए। आपकी क्या राय है कि क्या तमाम बार्स को इकट्ठे होकर कन्वेंशन करना चाहिए इस मामले पर? जी मेरे ख्याल में नीज़े जो उन्होंने ये कन्वेंशन की बात की है वो मेरे ख्याल में उस लेटर के हवाले से कह रहे हैं जिसके अंदर 6 जजेस ने भी कहा है जुडिशल कन्वेंशन की बात, कि पूरी जुडिशरी, उन्होंने असल में ये कहा है कि पूरा जुडिशल इंस्टीट्यूशन दैट इंक्लूड्स बार आल्सो, कि तमाम जुडिशरी और बार जो है वो इस बारे में कोई जो है इस इशू को जो इंटरवेंशन का है उसको लेने के लिए डिसिसिवली जो है वो मूव करें। तो वो तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी की तरफ से पॉजिटिवली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है और बार भी अपने तौर पर इन चीज़ों को उठा रही है, और भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार को, पाकिस्तान बार काउंसिल को और बार एसोसिएशंस को इस इशू के ऊपर मसले को उठाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पाकिस्तान की तारीख में तमाम मूवमेंट्स को देख लें। आप मेरी तकरीबन 50 साल वकालत में हो गए हैं, जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं उसका हम पार्ट रहे हैं, लेकिन उन तमाम तहरीकात के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती पूरी नेशन में, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सियासी पार्टियां जब तक इसमें निकल कर नहीं आती हैं और वो कोई डिसीजन इस तरह उस वक्त मसला ऐसे ही। ठीक, अख्तर हुसैन साहब आपने बड़ी क्लियरली ये कह दिया कि जब तक सियासी जमातें जो हैं ऑन बोर्ड नहीं आएंगी तब तक जो है सिमत हम बदल नहीं सकते। ये मुदाखलत का जो मामला है और लंबी रात, जिस तरह के एक जज साहिबान ने कहा कि ये लंबी रात जो है ये शायद चलती चली जाए। आपसे मुख्तसर पूछूंगी, बिल्कुल यासीन आज़ाद साहब वक्त कम है, ये बताइए जिस तरह अख्तर हुसैन साहब ने कहा कन्वेंशन हो, कन्वेंशन में क्या आप सजेस्ट करते हैं? क्या ये हो सकता है कि जजेस भी हों, वकला भी हों, सियासी जमातें भी हों? देखें क्या ये जो इश्यूज हैं, क्या बड़े बड़े कन्वेंशन करने से मसला हल हो जाएगा? मैं अख्तर भाई की बात को एक को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अमूमन एक बात कहता हूँ कि ताकतवर लोगों से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें 1 पॉइंट एजेंडे पे आ जाएं। वो 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि हम किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उन इदारों का जिनका आइन के अंदर सियासत में कोई रोल नहीं है, उनको ये कहें कि आप अपने मकाम पे चले जाएं, हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें। ये मुमकिन नहीं, हमारी सियासी जमातें कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती, 1 पॉइंट एजेंडे पे नहीं आ सकते। हर एक को हुकूमत चाहिए, इक़्तिदार चाहिए। जहाँ तक आज अदलिया में मुदाखलत फिर आप उम्मीद से नहीं है,
नहीं, मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद इसलिए नहीं है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, क्या माजी के अंदर हमारी अदलिया ने पार्लियामेंट को बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं किया? क्यों आपने उस मामले में मुदाखलत की है? मैं जैसे फैज़ साहब जिस दिन से आए हैं, उन्होंने अदलिया के इदारों का एहतराम किया, किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं की। लेकिन माजी अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट का देखें तो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया? क्या हमारी अच्छा, ठीक, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये बड़ा अहम है यासीन आज़ाद साहब। मैं इसके ऊपर कंक्लूड करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी आबिद ज़ुबैरी साहब से, वो भी बैठे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, जिस तरह यासीन आज़ाद साहब ने कह दिया कि माजी के अंदर हमारी अदलिया ने पार्लियामान के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं की, आज आफ्ताब साहब जो थे खैबर पख्तूनख्वा, आफ्ताब आलम जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर थे, उन्होंने भी कहा कि वो मुदाखलत करते रहे पार्लियामान के मामले में। तो अगर आज अदलिया अकेली खड़ी है तो इसके माजी के अंदर इन्होंने तो पार्लियामान को अकेला छोड़ा है, तो फिर कैसे मामला सुलझेगा यहाँ पे? नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। देखिए, पार्लियामेंट के मामले में कोर्ट कैसे इंटरफेयर करती है? वो कोई कानून साजी होती है, वो कानून कोई पार्टी चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कोर्ट कहती है कि ये आइन से तजाद है या नहीं, यही उसको आइन ने उसको इख्तियार दिया हुआ है। अगर आप इसको कहते हैं कि ये उसके उनके मामलात में दखल अंदाजी है, तो आप पार्लियामेंट आइन अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को वो कर दे कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा किसी लॉ को तो फिर हल क्या है? क्या एक कन्वेंशन के अंदर आप जजेस को लें? नहीं, वो जो कन्वेंशन की जो मैं बात कर रहा था, बुकला कन्वेंशन की नहीं कर रहा था, और अख्तर भाई ने सही कहा। मैं कह रहा था वो जो खत के अंदर लिखा हुआ है कन्वेंशन, अगर वो होल्ड हो ताकि ये बात इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो। देखिए, माजी में ये हुआ, मगर उस कन्वेंशन में किस किस को होना चाहिए आबिद ज़ुबैरी साहब? उस कन्वेंशन में किसको आप शामिल करें? वो देखिए, उस खत पे खुद लिखा हुआ है कि सारे हाई कोर्ट के जजेस, जी बिल्कुल, उसने कहा है ये उसमें देखना था कि क्या हमारे साथ ये हो रहा है या औरों के साथ हो रहा है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इसका तो सिर्फ जजेस हो, मुझे नहीं मालूम। आपकी राय क्या है? क्या सिर्फ जजेस होने चाहिए? देखिए, वकीला की तंजीमें जो हैं उनको चाहिए, अब ये जो केस हो रहा है उसमें आके इंटरवीनर बने, उसमें एप्लीकेशंस दें कि जी आके अपना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बयान करें कि उनका क्या स्टैंड है। अब उनको एक देखिए, सू मोटो उठाया है, उसमें आप इंटरवीन करें, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, और आके बताएं कि वो क्या चाहते हैं और इस मुदाखलत को कैसे रोका जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें आके, ये आपका हक है, ये आपका कानूनी आईनी हक है। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब, अख्तर हुसैन साहब, जिन्होंने बड़े वाज़े तौर पे आज एक बात कह दी है और वो ये कहा है कि हाँ, हमारे मुल्क की सिमत बदल सकती है, मगर तभी बदलेगी जब सियासतदान जो हैं इसकी ओनरशिप लें और आज आके ये कहें कि हम किसी भी मामले के अंदर, चाहे वो अदालती मामला हो, चाहे वो पार्लियामान का मामला हो, इसके अंदर हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस दिन का इंतज़ार रहेगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।